से हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, कितने डेप्थ में पूछ रहा है, ठीक है। कि हो सकता है हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ लें और क्वेश्चन बहुत सतही आ रहा हो, तो हम उतना समय कहीं और दे देंगे, साइंस में दे देंगे, है ना। तो इन चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। फिर इतिहास के क्रम में हम लोग एक टाइमलाइन बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है हमारे टाइमलाइन से ही बन जाता है, ठीक है। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा टाइमलाइन संबंधित, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर टाइमलाइन से जुड़ा हुआ हम लोग चार्ट बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। और जब डिस्कशन हो जाएगा तब हमारा टॉपिक पूरी तरह से खत्म होगा, और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे कि हम लोग जो ऊपर में जो चीज़ पढ़े हैं उससे हमारा सवाल बन पाता है कि नहीं। तो यही क्रम होने वाला है। आज कोशिश करते हैं एंशियंट हिस्ट्री जहाँ तक हो पाता है वो लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है जहाँ कहीं भी आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले वेटेज की बात करते हैं। तो ये जो है आपका बीपीएससी या अलग अलग एग्जाम में पूछा गया नंबर ऑफ क्वेश्चन है। जैसे आप इतिहास को देखेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों को मिला कर देखिएगा, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में वैरी करता है। 69th में भी 27 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप गौर कर सकते हैं कि अगर आप 69th का कट ऑफ या 68 का कट ऑफ देखिएगा तो वो 90 नंबर के आसपास जा रहा है। उसमें से अगर हमारा 27 या 30 क्वेश्चन अगर बिहार से ही आ जा रहा है, तो आप सॉरी इतिहास से आ जा रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भूगोल की बात कीजिएगा तो इसे 13 क्वेश्चन आए हैं। फिर पॉलिटी से, संविधान से 10 क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र जो अभी पढ़ रहे हैं आप रुपेश सर से, उससे 10 क्वेश्चन है। फिर विज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 30 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बिहार राज्य से विशेष जो सवाल होते हैं वो 25 से 30 के आसपास वैरी करते हैं, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह जोड़ लें तो ये कुल मिलाकर 35 तक भी चला जाता है। उसके बाद करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन के आसपास और 10 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। ये हो गया ओवरऑल बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद अगर आप इतिहास की बात करें, तो सॉरी बिहार स्पेशल की बात करें कि बिहार में जैसे आप यहाँ गौर कर सकते हैं, यहाँ 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे बिहार में। तो अगर आप यहाँ डिटेल में देखेंगे तो बिहार के इतिहास से 7 प्रश्न 67वीं में पूछे गए थे। ऑन एवरेज बात करेंगे तो ये 10 क्वेश्चन के आसपास आता है, ठीक है। भूगोल की बात करें तो ये भी 8 क्वेश्चन के आसपास भूगोल से पूछा जा रहा है। जनगणना से 2-3 सवाल हर वर्ष रहते हैं, आप 3 क्वेश्चन मान लीजिए। समसामयिकी है, इसको आप छोड़ दें, है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे इससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ये सब। अब कुल मिलाकर देखेंगे कि इतिहास, भूगोल और जनगणना, ठीक है। भूगोल में ही जो है आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी ऐड किया हुआ है, और बाकी आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में इकोनॉमिक्स ऐड हो जाता है। तो आप कुल मिलाकर देखेंगे तो ये हमारा इतिहास और भूगोल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। प्राचीन इतिहास की बात करें, वहां से सवाल, कहाँ से सवाल पूछ रहे हैं, तो आप सबसे पहले गौर कीजिएगा कि आपका टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। यानी इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल इस तरीके से जो बांटते हैं, उसमें से उस क्रम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर वैदिक काल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर महाजनपद से है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी हर वर्ष सवाल मिल ही जाता है। फिर मौर्य काल से है, गुप्त काल से और गुप्तोत्तर काल से। इस तरह हम देख सकते हैं इसके टाइम लाइन्स, मतलब एनालिसिस करके काफी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का पोर्शन। और इसी क्रम में जो है हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से टाइमलाइन की बात चल रही है तो आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हमारा जो बिहार का इतिहास है और जो भारत का इतिहास है, प्राचीन काल में दोनों जो है आपस में बहुत ज्यादा कोलाइड कर रहा है। इसका कारण ये है कि बिहार का जो पटना का क्षेत्र है, वो प्रारंभिक काल से ही जो है सत्ता का केंद्र रहा है, ठीक है। बहुत पावरफुल ये क्षेत्र रहा है। इस वजह से सेंटर ऑफ पावर होने की वजह से बिहार जो है वो हमेशा से ही प्राचीन काल में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो अगर हम बिहार का इतिहास पढ़ते हैं तो वही मिला जुला कर भारत का इतिहास होता है, और अगर भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वही बिहार का इतिहास है। यानी बहुत ज्यादा कोलाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस क्रम में हम लोग अभी जो हम लोग लेक्चर ले रहे हैं उसमें सिर्फ बिहार के इतिहास को फोकस करके लेंगे, और उससे जो भी चीजें भारत के इतिहास की कवर हो पाएंगी उसको भी इसमें समेटते चलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इतिहास के क्रम में, इतिहास को आप जानते होंगे, हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 क्रम में।
ठीक है। पहले काल को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ये जानते होंगे। प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल होता है, कोई बता सकते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल किससे कहते हैं, कोई आइडिया है आप लोगों को? देखिए जी प्राग सर, ऐतिहासिक, जिसका जी कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। न जी, प्राग न ऐतिहासिक काल, पढ़ा जा सके और न लिखा हुआ। बिल्कुल। प्रागैतिहासिक काल वैसे कालखंड को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। बस हम उस समय के पुरातात्विक स्रोतों पे ही अपनी जो भी जानकारी है हासिल कर पाते हैं, ठीक है। वैसे कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास के क्रम में अगर देखें तो प्रागैतिहासिक काल जो है वो पाषाण काल का जो युग है वही प्रागैतिहासिक काल का है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये आद्य ऐतिहासिक काल बता सकते हैं, ये आद्य ऐतिहासिक काल किस क्रम को कहते हैं? यस सर, जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। बिल्कुल, यानी पढ़ा इसमें नहीं जाए। प्राकृतिक जो सोर्स है वो भी रहते हैं और साथ ही साथ लिखित सोर्स भी रहते हैं, लेकिन लिखित सोर्सेज जो हैं उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो इस काल क्रम में आद्य ऐतिहासिक क्रम में जो है हम लोग हड़प्पा के काल को रखते हैं। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा का जो काल है उसमें स्क्रिप्ट तो मौजूद है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। उसे हम लोग भावनात्मक लिपि कहते हैं। तो ये हमारा प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल होगा। और तीसरा काल है ऐतिहासिक काल का, या इतिहास जिसे कहते हैं। ये वैसा कालक्रम होता है जिसमें सभी सोर्सेज हैं, लिखित सोर्सेज भी मौजूद हैं और उसे हम लोग पढ़ भी चुके हैं, पढ़ भी पाते हैं। और यहीं से हमारा वास्तविक इतिहास शुरू होता है। ये क्रम जो है हमारा वैदिक काल के बाद से शुरू होता है, ठीक है। तो यहीं से जो है हमारा इतिहास सारणी के रूप में क्रमवार तरीके से देखने के लिए मिलता है। इससे पहले, इतिहास से पहले जो आत्य इतिहास और प्राग इतिहास जो है, इसमें हम लोग और जो इतिहासकार हैं वो सब एक अंदाजा लगाते हैं और उसके हिसाब से जो सोर्सेज मौजूद हैं उससे एक अनुमान लगा के उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा, एक अंदाजा लगाते हैं। लेकिन ऐतिहासिक काल के बाद ये सारी चीजें जो है लिखित सोर्सेज में मौजूद हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सभी चीजें एग्जैक्ट डेट में, एग्जैक्ट जो उसका समय रहा होगा वो सब मिलने लगता है, ठीक है। तो हमारा वास्तविक में इतिहास जो है यही वैदिक काल से शुरू होता है। और वैदिक काल के बाद जो है इस क्रमवार तरीके से हमारा इतिहास चलता है। अगर हम लोग उसके मुख्य मुख्य अगर टाइमलाइन की बात करें, पड़ाव की बात करें अपने इतिहास में, तो हमारा सबसे पहला पड़ाव जो है वो वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, ठीक है। किस पुस्तक में मिलती है इसकी जानकारी, आपको आइडिया है? यस अंगुत्तर सर, निकाय से अंगुत्तर निकाय और भगवती भगवती सूत्र। सूत्र है। बिल्कुल। तो अंगुत्तर निकाय वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और भगवती सूत्र जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोगों को महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। महाजनपद के बारे में जानकारी जब मिलती है तो हम लोग गौर करते हैं कि जो हमारे 16 महाजनपद हैं वो मुख्य रूप से नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसमें से 8 महाजनपद ऐसा है जो गंगा नदी के किनारे है। फिर हम लोग महाजनपद को और डिटेल में देखते हैं तो कुछ कश्मीर में मिलता है, कुछ भारत के बाहर मिलता है, कुछ दक्षिण भारत में मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से महाजनपद देखते हैं। इन महाजनपदों में 3 महाजनपद जो है वो बिहार के क्रम में काफी महत्वपूर्ण है ना, जिसका हम लोग जिक्र करते हैं। तो 3 महाजनपद कौन कौन सा है, तो पहला है आपको मगध, दूसरा है अंग और तीसरा है वज्जी, जी। ठीक है। इस 3 महाजनपद में अलग अलग तरीके से देखने के बाद ये जो हमारा मगध महाजनपद है इसको हम लोग फिर डिटेल में पढ़ते हैं। इसका कारण क्या है कि बाकी 16 महाजनपद में मगध जो जनपद था उसके पास कुछ ऐसे कंडीशंस थे जिसके कारण ये बहुत बेहतरीन तरीके से फला फूला है, ठीक है। पूरे इतिहास में आप जब गौर कीजिएगा तो बहुत शक्तिशाली होकर महाजनपद जो है बाहर आता है। इसके कुछ कारण हैं। पहला तो ये है कि जो मगध है वो गंगा नदी, सोन नदी, उधर गंडक, इन सब के मुहाने पे बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कारण है कि मगध जो महाजनपद है इसकी राजधानी राजगिरी होती थी और राजगिरी जो है वो सभी प्रकार से जो है वो पहाड़ी से घिरा हुआ है, दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है कि जो मगध महाजनपद है उसके नजदीक में ही छोटा नागपुर का क्षेत्र मिलता है, जिसके कारण मगध जनपद के पास जो है बहुत आसानी से लोहा वगैरह जो है धातु इसकी उपलब्धता हो पाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि उन धातु से जो महाजनपद के लोग हैं, यहाँ के जो राजा हैं, वो नए नए प्रकार के अस्त्र शस्त्र बना सकते हैं। तो ये भी एक कारण है। उसके बाद और क्या कारण हो सकता है?
तो एक कारण ये भी है कि मगध जनपद के आसपास जो कि नदी की बहुलता थी और पर्वतीय क्षेत्र था, तो इस कारण यहाँ पे जंगल भी बहुत अत्यधिक था। उसके कारण यहाँ पे जंगली जानवर, हाथी हो गया, ये सब की भी प्रचुरता थी, जो युद्ध में मगध जनपद को एक खास जो कहते हैं एज देता था, फायदा देता था। और इन सब से बढ़कर मगध जो जनपद है उसमें कुछ ऐसे शक्तिशाली राजा हुए जो बहुत महत्वाकांक्षी थे। ठीक है, मतलब इन सारी चीजों के ऊपर अगर राजा हमारा महत्वाकांक्षी नहीं होता, व्यक्ति अगर श्रेष्ठ नहीं होता, तो इन चीजों का फायदा नहीं उठा सकता था। ठीक है, तो इन सब के कारण जो है मगध बहुत उभर कर आता है। तो हम लोग फिर मगध को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद मगध जब शुरू करेंगे तो मगध के इतिहास को देखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी सुने कि मगध के जो राजा थे उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे इतिहास में। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि वो कौन से राजा थे जिनका योगदान रहा है, तो उसको हम लोग वंश के मतलब डायनेस्टी वाइज चलेंगे। पहली डायनेस्टी कौन सी है मगध की, आप लोगों का आइडिया है? यस सर। हरियक वंश। हर्यक वंश सर। बिल्कुल, हर्यक वंश है। उसके बाद कौन सा वंश है? शिशुनाग नंद वंश। शिशुनाग वंश। ठीक है, उसके बाद नंद वंश। नंद वंश। ठीक है, नंद वंश। तो इन तीनों वंशों को देखने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग नंद वंश के बाद एक मौर्य वंश आता है जो काफी महत्वपूर्ण है हमारे इतिहास में। और इतना मतलब इम्पोर्टेंट है कि मौर्य वंश आते आते जो है जितनी भी सेंटर ऑफ पावर है पूरे भारत की या साउथ एशिया की कहिए, वो सब सिमट कर पटना, पाटलिपुत्र या राजगीर के आसपास आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग तब मौर्य वंश को डिटेल में देखेंगे, इसके अलग अलग राजाओं को देखेंगे, इसमें कला और संस्कृति को देखेंगे। ठीक है, इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी, उसके बारे में देखेंगे। अच्छा, ये बताइए मौर्य वंश के शासकों के बारे में आपको पता है? पहले शासक कौन थे इसके? पहले शासक थे सर चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरे कौन थे? राजा बिंदुसार। बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी देखेंगे। उसके बाद मौर्य वंश के जब खत्म होगा, ठीक है, तो जब डिटेल में देखने के बाद तब हम लोग चलेंगे, कौन सा वंश आता है इसके बाद मौर्य वंश के बाद? मौर्योत्तर। और उत्तर काल हाँ, वंश। मौर्योत्तर में वंश का नाम क्या है? नाग वंश, सॉरी, हाँ, नाग, पहले पुष्यमित्र मित्र न शुंग, शुंग, शुंग शुंग का आता है सर। जी बिल्कुल, शुंग वंश शुंग आता है। वंश। बिल्कुल, फिर शुंग के नंद बाद वंश आता है, कर्ण, सातवाहन ठीक है। वंश आता है फिर सर। कर्ण जी जी, सातवाहन। हाँ, उसके बाद सातवाहन के बाद कुषाण। कुषाण पढ़ेंगे बिल्कुल। कुषाण और सर। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त काल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इतिहास चलने वाला है। गुप्त काल जब आएगा तो आप जानते हैं कि गुप्त काल भी काफी महत्वपूर्ण रहा है इतिहास में। तो गुप्त काल को हम लोग फिर डिटेल में देखेंगे, अलग अलग राजाओं के बारे में देखेंगे, उसका क्या कला कैसा रहा है, उस समय साहित्य की क्या उपलब्धियां हैं वो देखेंगे। और वो खत्म होता है तो फिर हर्षवर्धन एक इम्पोर्टेंट राजा आता है, हर्षवर्धन के काल को देखेंगे। हर्षवर्धन के समय में भारत में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो क्या है कि जो हमारा पावर ऑफ सेंटर जो पटना की तरफ था, वो धीरे धीरे वो शिफ्ट होते हुए कन्नौज की तरफ शिफ्ट हो कन्नौज जा रहा चल है। गया। बिल्कुल, है ना, कन्नौज हो रहा है। और कन्नौज के कारण जो है फिर त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संघर्ष में 3 अलग अलग डायनेस्टीज ने भाग लिया था। ठीक है, उसमें से पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। बिल्कुल, तो तीनों में जो एक जो पाल वंश है वो उसका संबंध बिहार से है, इस वजह से ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग एक टाइमलाइन बनाए हैं। ठीक है, और इसका आइडिया आप लोगों को था ही, तो हम लोग काफी तेजी से इसको लेके चलेंगे ना। आगे देखते हैं, ये उसी से संबंधित है। अच्छा, एक चीज जो मिस हो गया वो ये देखिए कि जब हम लोग यहाँ वैदिक काल देख रहे हैं, तो वैदिक काल के कारण ही क्या हो रहा है कि इसमें दो दो भाग में इसको बांटते हैं। एक होता है ऋग वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो है वो प्रारंभिक काल है। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है, इसमें 3 वेद लिखे गए हैं। और इन्हीं वेदों के समय में क्या होता है कि समाज में कुछ कुरीतियां हैं, कुछ आडंबर वगैरह धीरे धीरे प्रवेश करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है समाज में एक नया देखने के लिए मिलता है, एक नया परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, एक सुधारवादी परिवर्तन के तौर पे आप देख सकते हैं। तो उसमें जो हम लोग कुछ दर्शनों को देखते हैं, फिर बहुत सारे संप्रदाय उभर के आते हैं, है ना। कहीं कहीं आपको स्रोतों में मिलेगा कि 64 संप्रदाय के आसपास निकल के आए थे। इसमें से 2 संप्रदाय प्रमुख है, जिसमें से जैन हम लोग पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म देखेंगे। एक आजीवक के बारे में भी बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए चलेंगे।
दर्शन में जो है ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखिएगा कि इससे बस सिंपल क्वेश्चन ही पूछा गया है, ज्यादा भारी है नहीं। 6 दर्शन के बारे में जिक्र किया गया है और उसके कौन प्रवर्तक है उसके बारे में बस नाम पूछा गया है, ठीक है। तो वो देखेंगे। फिर जैन धर्म के बारे में जब आएगा तो उनके तीर्थंकरों के बारे में देखेंगे, और ज्यादा डिटेल में हम लोग महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका संबंध बिहार से रहा है। और बौद्ध धर्म के बारे में जब देखेंगे तो गौतम बुद्ध के उनका जो जीवन परिचय है वो देखेंगे, साथ ही साथ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कुछ विषय हैं उनको समझेंगे कि क्या चीजें हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म क्या नया लेके आ रहा है जो धीरे धीरे पूरे साउथ एशिया में, चीन में, जापान में, श्रीलंका तक, जावा सुमात्रा तक फैला है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को इस तरीके से देखेंगे, और ऐसे करते करते हमारा जो है एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ से जो है पहले आपको यहाँ से हम सिंपली बता देते हैं उस पीडीएफ से, और फिर जो है ये एक नोट्स है, ठीक है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो इसमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारा इसमें बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिखा गया है। और मतलब अभी तक जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं उसमें 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 80% तक क्वेश्चन जो है आपको ये 10 पेज के आसपास का ये नोट्स है उससे बन जाता है, ठीक है। तो फिर ये भी प्रोवाइड कराया जाएगा, आप इससे मतलब क्विक रिविजन आप इसे कर सकते हैं, बहुत तेजी से हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो पहले एक बार जो है हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ से इसका डिस्कशन शुरू करते हैं प्राचीन बिहार के बारे में और इसके स्रोतों के बारे में। स्रोत के बारे में जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज समझिए कि हम लोग जब प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं तो इसमें तीन चार चीजें देखते हैं। पहला क्या है, पुरापाषाण काल है, ठीक है, फिर है मध्यपाषाण काल और फिर है नवपाषाण काल। इन तीनों से जुड़े हुए साक्ष्य जो हैं वो बिहार के क्षेत्र में मिलते हैं। तो कई बार ये पूछने के लिए मिलता है कि बिहार में जो है किस किस काल खंड का जो है स्रोत देखने के लिए मिल रहा है। तो गौर कीजिएगा कि आपको इसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास, इन तीनों का तो मिल ही रहा है। इसके अलावा इसमें जो है आपको पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, इस तीनों का मिल जाता है। और किस किस क्षेत्र में मिल रहा है उसका आपको नाम याद रखना है और उसका जिला याद रखना है। हो सकता है इस बार मिलान करने के लिए वो दे दे। एक बार पहले हम लोग इसका रीडिंग लगाते हैं, फिर उस नोट्स को जो मैंने आपको दिखाया है उससे रिवाइज कर लेंगे, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे तो वो आपके दिमाग में अच्छे से सेटल हो जाएगा। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत हैं, ये अभी आप लोग डिस्कस किए ही थे, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, ठीक है। अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो ये हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिलता है देखने के लिए, तो मुंगेर का नाम आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद चिरांद मिलता है सारण में और चेचर वैशाली में, मनेर पटना के आसपास और सोनपुर सारण। ये नाम जो है बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। ये मतलब पीवाईक्यू आप जब देखेंगे तो उसमें आप गौर कीजिएगा कि इससे प्रश्न पूछे गए हैं काफी डिटेल में। इसका नाम पूछा जाता है, इसका जिला का नाम पूछा जाता है, मिलान करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ आप दो चीज और याद रखें कि यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि उससे ताम प्रस्तर वस्तुएं मिली हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि मिट्टी का बर्तन हो गया, या जो लोहा है या उस समय तांबा था उससे बने हुए वस्तुएं मिले हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए। उसके बाद मौर्यकालीन कुछ अभिलेख मिले हैं। वो अभिलेख कौन कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो लौरिया नंदनगढ़ से मिला है, अरेराज से मिला है और रामपुरवा से मिला है। ये सब जो है आपको पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण वाले क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद और स्रोतों की बात करिएगा तो बराबर की गुफाएं हैं, राजगीर में बहुत सारा गुफा आपको मिलेगा। उसके बाद नालंदा क्षेत्र है, पाटलिपुत्र है, विक्रमशिला है, ये सब जगह हैं। इसके अलावा जो है खुदाई से भी बहुत सारा चीज मिलता है, जैसे सिक्का है, मूर्ति है, ठीक है। तो ये हमारा पुरातात्विक स्रोत हो गया। और साहित्यिक स्रोत की बात करें तो हमारा जो बिहार का क्षेत्र है उसका जिक्र हमको रामायण में, महाभारत में, पुराण में, इन सब में भी मिलता है। उसके बाद बौद्ध रचनाएं हैं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, सूत पिटक, इन सब में मिलता है। जैन रचनाओं में, भगवती सूत्र में इन सब चीजों का उल्लेख मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ यात्रा वृतांत हैं, जो बाहर से जो कुछ घूमने के लिए यात्री आए हैं तो वो भी अपनी कुछ जीवनियां लिखे हैं, उसमें भी बिहार का जिक्र मिलता है, जिसमें आपको मेगास्थनीज का इंडिका है, फाहियान है, इत्सिंग है, वैनसांग है, ठीक है। तो इन सब से हमारा जो है साहित्यिक स्रोत के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी काफी फेमस है, ठीक है। अब हम लोग पाषाण काल की बात करें
तो पाषाण काल में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उस समय के जो लोग होते थे उनका मुख्य कार्य क्या था, तो वो सिर्फ आखेट करते थे, यानी शिकार करने का काम करते थे। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं कि जो हमारे प्राचीन मानव थे वो खाद्य संग्रह के लिए कृषि करना कब से शुरू किए हैं, कौन सा दौर था वो? मध्य पाषाण काल। नवपाषाण काल से। जी, वो नव पाषाण काल है। ठीक है, नव पाषाण काल में जो है कृषि प्रारंभ होती है। ठीक है, उसके बाद पशुओं को पालना कब शुरू करते हैं, कौन सा कालखंड है वो? ये मध्य पाषाण काल, कुत्ता को पालना चालू। बिल्कुल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो पूरा पाषाण काल जो है, यानी सबसे पुराना जो पाषाण काल है, उसमें दक्षिण बिहार में जो मुंगेर का क्षेत्र है और नालंदा का क्षेत्र है, यहाँ से पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। उसमें क्या क्या मिला है, तो कुल्हाड़ी मिला है, चाकू मिला है, खुरपी मिला है। ये सब जो है पुरातात्विक स्रोत हैं जो मुंगेर और नालंदा से मिले हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल में देखिएगा तो यहाँ पे भी क्या होता है कि लोग शिकार कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पशुपालन शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, कुछ कुल्हाड़ी और खुरपी तो नवपाषाण काल से न मिला है, क्योंकि कृषि उसी टाइम है जो स्टार्ट हुआ था। कुल्हाड़ी और चाकू खुरपी है ना, ये सब आपको वहाँ मुंगेर और नालंदा से मिला, और ये पूरा पाषाण काल के स्रोत हैं। ठीक है, उसका यूज जो है वो नव पाषाण काल में आमतौर पे करने लगे थे लोग। ठीक है, लेकिन स्रोत के हिसाब से जो है ना, ये आप गौर कीजिएगा कि ये सब आपको पूरा पाषाण काल के हैं। ठीक है, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ लकड़ी काटने के लिए तो नहीं होता था ना, जानवर को मारने के लिए भी करते थे वो लोग। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या मोहम्मद कमरान? देखिए, तीन जो पाषाण काल है उसका उसको विभेद करने का जो इतिहासकार है वो क्या तरीका निकालते हैं कि जो पूरा पाषाण है उस समय जो वो हथियार है वहाँ उनका उनका साइज बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, वो बड़े बड़े पत्थरों को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और गौर कीजिएगा कि हमारा जो इतिहास को अगर भूगोल से जोड़िएगा तो आप जानते होंगे कि हमारा जो पृथ्वी है वो क्या हुआ है कि हिम युग से होते हुए फिर वर्तमान युग तक पहुंचा है। ठीक है, तो हिम युग में एक जब हम लोग वो पढ़ते हैं, एनवायरमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें एक एलन का नियम आता है। वो नियम क्या कहता है कि जो पशु होता है ना, वो जैसे जैसे शीत ऋतु में उसके रहने की आदत होती है तो उसका जो फुर्ती होता है ना, उसका एक्टिविटी वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो आप इससे भी जोड़ के देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा पाषाण काल के जो पशु थे, क्योंकि वो बहुत मूवमेंट उनका धीरे था, इसलिए उस समय के जो लोग थे वो अगर बड़े बड़े पत्थरों से के बने हुए औजार का भी प्रयोग करते थे तो उससे भी वो हंटिंग कर पाते थे, शिकार कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये दौर चेंज होता है, हिमयुग खत्म होता है, तो उसके बाद जो पशु थे उनके अंदर भी एक्टिविटी जो है वो तेज हो जाती है। इसके कारण जो हमारे प्राचीन मानव थे उनको अपना जो हथियार है उसमें भी कुछ बदलाव करने की जरूरत थी। तो वो बदलाव क्या करते हैं कि वो पूरा पाषाण में जो बड़े बड़े औजार यूज कर रहे थे उसको मध्य पाषाण तक आते आते अपने औजार को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद छोटा करने के अलावा क्या करते हैं, वो थोड़ा नुकीलापन भी उसमें रहता है। ये सारी चीजें जो है अ, मतलब बदल रही हैं मध्य पाषाण काल तक। उसके अलावा आप वो पशुपालन भी शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक फैक्ट लिखा गया है कि पशुपालन करते हुए जो है कुत्ता उनका पहला पशु था। ठीक है, और इसका सोर्स जो है बिहार में वो कहाँ से मिल रहा है, तो ये भी मुंगेर से मिल रहा है। उसका नव पाषाण काल में क्या बदलाव होता है कि जो पत्थर का औजार है उसका साइज और छोटा हो जा रहा है, वो और नुकीला हो जा रहा है, और साथ ही साथ उसमें वो लोग हैंडल भी यूज करने लग गए हैं। ठीक है, हैंडल मतलब वो पकड़ने के लिए जो है एक कुल्हाड़ी नुमा मतलब एक शेप देने लगे हैं जिसको आसानी से पकड़ा जा सके। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो है ना बदलाव समाज में देखने के लिए मिल रहा है। इसी आधार पे जो इतिहासकार हैं वो प्रागैतिहासिक काल को तीन खंडों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नव पाषाण काल के अगर स्रोतों की बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें मानव जो है वो खाद्य उत्पादक हो गया था, यानी कृषि करने लग गया था। ठीक है, और ये मानव बस्तियों बस्तियों में निवास करने लग गया था। इससे पहले क्या होता था कि चूंकि इनको शिकार करना होता था तो शिकार के क्रम में वो एक जगह से दूसरी जगह घूम के जाते थे और फिर शिकार करते थे। लेकिन कृषि से क्या हुआ है कि कृषि के लिए जल की उपलब्धता प्राथमिक उसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कृषि के लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि उसको नदी के किनारे ही बसना होता था, और नदी के किनारे होने के कारण क्या होता था, वो सेटल्ड लिविंग शुरू करते हैं ना, ठहर के रहने का जो शुरुआत है वो नवपाषाण काल में शुरू होता है। इसलिए आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे मानव बस्तियों में निवास जो है वो शुरू हो गया था। उसके नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं।
वो जगह कौन कौन सा है, तो चिरांद है, चेचर है, मनेर है, सनवार है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, चिरांद, चेचर और मनेर, ये सब जो है आपको नव पाषाण काल के क्षेत्र हैं। ठीक है, सोर्स यहाँ से मिलते हैं। और मुंगेर जो है और नालंदा, यहाँ से आपको पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के औजार मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर चिरांद, चेचर, मनेर ये सब नाम आ जाए आपको, यानी मैदानी भाग का नाम आ जाए, तो आप वो नव पाषाण काल का उसमें आप टिक करिएगा। क्योंकि ये जो देखिए, मैदानी भाग का मतलब ही यही है कि वो लोग क्या हुआ है, कृषि करना शुरू कर दिए हैं, और कृषि जो है वो नदी के किनारे होगी। तो आप गौर कीजिएगा कि ये चिरांद, चेचर, मनेर ये सब जो है वो नदी के किनारे बसा हुआ शहर, या कह सकते हैं कि वो क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जमुई के गुफा चित्र, तो ये भी याद रखिएगा कि गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कैमूर से, नवादा से और जमुई से प्राप्त हुए हैं। उसका ताम्र पाषाण काल की बात करें तो ताम्र पाषाण काल में गौर कीजिएगा कि इसमें ताम्र और पाषाण दोनों है। यानी पाषाण मतलब पत्थर होता है और ताम्र मतलब तांबा, यानी इस कालखंड में लोग जो थे वो तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि वो पहला धातु कौन सा था जिसका मनुष्य प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कमरान कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें इसका गौर कीजिएगा कि इसका भी क्षेत्र कहाँ से मिला है, तो चिरांद है, सोनपुर है, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनवार, यानी जो नव पाषाण काल के जो क्षेत्र थे वही कुल मिलाकर यहाँ ताम्र पाषाण काल में भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल समाप्त होता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। इसमें याद रखने वाला फैक्ट क्या क्या है, क्या किन किन चीजों का आप गौर करेंगे, तो सबसे पहला ये दो नाम याद रखिए। पहला आप मुंगेर याद रखिए, और मुंगेर के साथ ये जरूर याद रखिएगा कि यहाँ से मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के सोर्सेज मिले हैं। ठीक है, और नव पाषाण काल के लिए ये दो तीन नाम याद रखिए, चिरांद, चेचर, मनेर, सनवार। यहाँ पे भी आप गौर कीजिएगा तो चिरांद, चेचर, मनेर, सनवार ये सब यहाँ भी मिलता है। तो ये नाम और उसके साथ मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसको अलग अलग याद रखें, है ना, इसी से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा इधर का। ठीक है, उसके बाद हम लोग वैदिक काल में अगर आते हैं, तो वैदिक काल को देखिए, तो इसमें कहा गया है कि आर्यों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आर्यों के संबंध में जो है इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं कि इनका आगमन कहाँ से हुआ था। कोई कहता है कि तिब्बत के रहने वाले थे, कुछ लोग हैं इतिहासकार वो कहते हैं कि ये पोलर रीजन से आए थे, है ना, ध्रुवीय क्षेत्र से, और कुछ कहते हैं कि ये जो है मध्य एशिया से आए थे। तो अलग अलग जो है इसको लेकर मत रहे हैं। तो जो इतिहासकार हैं वो मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है मध्य एशिया वाला, उस सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है, तो ये गौर कीजिएगा कि आर्य जो थे उनके द्वारा जो है वैदिक सभ्यता की स्थापना की जाती है। ठीक है, और इसको भी दो भागों में बांट कर देखा जा सकता है। ठीक है, दो भाग कौन कौन से हैं, तो है पूर्व वैदिक काल और है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में जो है एक ही वेद लिखा गया था और वो था ऋग्वेद। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में दो वेद लिखे गए हैं। उसमें से कौन कौन सा है, तो यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और गौर कीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर था। यानी जो वो पहाड़ी क्षेत्र है, गंडक नदी, आप हम लोग जब भूगोल पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि जो गंडक नदी है वो सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पश्चिम चंपारण निकलती है। तो जो आर्य लोग थे उनका विस्तार गंडक नदी यानी उन पहाड़ी क्षेत्रों तक ही था शुरुआती दौर में। ठीक है, और ऋग्वेद के मतलब वैदिक स्रोतों में जो है बिहार के क्षेत्र को कीकट का क्षेत्र कहा गया है, और यहाँ के लोगों को ब्रात्य कहा गया है। कीकट और ब्रात्य जो है उसको मतलब अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये निम्न कुल के लोगों का वास था, इसलिए इस क्षेत्र को कीकट और ब्रात्य कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा कोई सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है, बट ये याद रखिएगा कि कीकट और ब्रात्य का प्रयोग जो है वो इन्हीं क्षेत्रों के लोगों के लिए या इन क्षेत्र के लिए होता था। आगे देखते हैं कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रारंभिक चर्चा कहाँ मिलती है, तो ये बुक याद रखिएगा, सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और सतपथ ब्राह्मण जो है ये किस बुक का ब्राह्मण ग्रंथ है, किन्हीं को आइडिया? ये किसी वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ये। ऋग्वेद का है।
जी, तो वो ऋग्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बिहार की चर्चा जो है विदेह के रूप में की गई है। विदेह का जो क्षेत्र है वो जो अभी वर्तमान समय में जो मिथिला का क्षेत्र है, मिथिलांचल का, उसी क्षेत्र को विदेह का कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि ये जो है ऊपर यहाँ गौर कीजिएगा, तो गंडक नदी के किनारे के आसपास हम लोग बात कर रहे थे, तो विदेह जो है वही गंडक नदी, नेपाल, दरभंगा, मिथिला, ये सब क्षेत्र ही के आसपास के ही क्षेत्र का जिक्र जो है हमारे ऋग्वेद में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट और बिहार के लोगों को बरात्य कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। बराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया, तो अभी हम बताए थे आपको कि इसको निम्न कुल के लोगों का क्षेत्र कहा जाता था, तो याद रखिएगा अपवित्र क्षेत्र इसको कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद महाजनपद काल। महाजनपद के बारे में हम लोग बात किए थे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है, ठीक है। और उसके सोर्सेज भी थे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ठीक है। भगवती अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, और भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, और इसके 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। ये सब नदी के किनारे बसे हुए थे, ठीक है। किसी को आइडिया है कि सबसे उत्तर में कौन सा महाजनपद था? नाम याद है आप लोगों को? कम्बोज। नहीं, देखिए यहाँ जो उत्तर में है, यहाँ कश्मीर में था एक, याद है कुछ? सबसे नीचे वाले का क्या नाम था ये बताइए? अस्मक। अस्मक, ठीक है। अच्छा, सबसे पूर्व में जो था उसका नाम क्या था? सर अंग। अंग। और सबसे इधर जो था बाहर, बिहार, सॉरी, भारत के नॉर्थ बाहर जो, वेस्ट ना, तक्षशिला वाला सर, उसका तक्षशिला कैपिटल है, जी बट मुझे वो नहीं याद आ रहा है। जी, ठीक है। तो गौर कीजिएगा कि यहाँ पे कुछ तो इधर इंडस नदी पे बसा हुआ था, ठीक है, और मैक्सिमम जो था वो गंगा और यमुना के दोआब पे बसा हुआ था, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण है हमारे परिप्रेक्ष्य में। एक है अंग है, दूसरा मगध है, और तीसरा इधर वैशाली है जिसको वज्जी कहते हैं। ये तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो गौर करते हैं, अंगुत्तर निकाय के बारे में बात की, ये हम लोग का बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है। अच्छा, एक चीज और गौर कीजिएगा कि ये महाजनपद का जो है विकास कैसे हुआ, इसका क्रम क्या रहा है। तो शुरुआत में जब हम लोग वैदिक काल देखते हैं, वैदिक काल में क्या होता है कि लोग जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है, कबीलों में, ठीक है। और यहीं से इन कबीलों के कारण ही जो है आप लोग सुनते होंगे कभी कभी शादी में एक टर्म यूज होता है गोत्र का। गोत्र का नाम सुने आप लोग? अभी भी कई बार इसका जिक्र मिलता है सुनने के लिए। दरअसल गोत्र क्या होता था कि ये जो कबीले में लोग रहते थे ना, तो इनका मेन काम क्या होता था? पशुपालन का होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ वैदिक काल के समय में और उत्तर वैदिक काल के समय में कि ये लोग एक साथ मिलकर पशुपालन का काम शुरू करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो गाय था, ठीक है। तो ये जो है मिल के गाय का पालन करते थे। तो जिस क्षेत्र में गाय को रखा जाता था और वहां पे गाय का सेवा किया जाता था, उसी को ना गोत्र कहा जाता था, ठीक है। और चूंकि उनका गौशाला इतना बड़ा बड़ा होता था कि मतलब बहुत लंबे लंबे, बहुत दूर दूर तक के इलाकों में जो है ना उसका गोत्र या गौशाला बहुत फेमस होता था, ठीक है। तो वही जो है ना अभी वर्तमान दौर में भी लोग जो है विवाह के समय में इन चीजों का मिलान करते हैं, ठीक है। इसका गोत्र का संबंध जो है ना गाय से है, और ये वैदिक काल के समय से है, ठीक है। इसको बाद के समय में जाके लोग ऋषि मुनि से जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र का हम लोग जिक्र समझे, महाजनपद के बारे में पढ़े। 3 महाजनपदों का जिक्र है बिहार में, जिसमें से मगध है, अंग है, और वज्जी और लक्षवी है, ठीक है। वज्जी के साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो था एक डेमोक्रेटिक जनपद था। डेमोक्रेटिक मतलब कि यहाँ पे जो थे गणराज्य था, लोगों को चुना जाता था, यहाँ कोई डायनेस्टी नहीं थी, ठीक है। हो सकता है उस समय वोटिंग होता होगा इनको चुनने के लिए। और ये कुल मिलाकर 8 अलग अलग छोटे छोटे संघ से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद मगध की बात करें तो मगध का जो क्षेत्र है वो गंगा और सोन के दोआब का क्षेत्र है। इसमें पटना है, गया है, नालंदा का क्षेत्र है, ठीक है, जहानाबाद का क्षेत्र है, ये सब है। और अंग की बात करें तो ये भागलपुर, मुंगेर, बांका का जो क्षेत्र है, ये सब अंग का क्षेत्र है। अंग से जो है हम लोग उनका कर्ण जो है महाभारत में, उससे भी इसका याद हम लोग करते हैं, ठीक है।
इस तरीके से जो है हम लोग 3 महाजनपद के बारे में जानते हैं। आगे देखते हैं सबसे पहले वज्जी संघ के बारे में। वज्जी संघ जो था वो 8 राज्यों का संघ था, ठीक है, यानी 8 अलग अलग छोटे छोटे कबीले थे, उससे मिलकर ये संघ बना हुआ था, जिसमें से 8 में कौन कौन से थे, तो वज्जी था, लच्छवी था, यात्रिक थे, विदेह थे, उग्र थे, भोग थे, कुरु थे और इक्ष्वाकु थे। इसमें से जो 3 है वो जो था जिस 3 का नाम क्या क्या है, तो एक तो विदेह है, फिर यात्रिक है, ठीक है, और एक वज्जी है। ये सब जो है लास्ट रिजॉर्ट, सॉरी, कंटिन्यू सर। जी जी। तो इस तरीके से जो है ना 8 जो है वज्जी संघ में 8 अलग अलग छोटे छोटे कबीलों से मिलकर बना है, ये याद रखिएगा। और इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट था, सबसे महत्वपूर्ण था, उसका नाम लिच्छवी था, ठीक है, और लिच्छवियों की राजधानी वैशाली होती थी, ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली याद करें। उसके बाद वज्जी संघ जो है उसको विश्व का प्रथम गणतंत्र के रूप में भी मान्यता मिली है, ठीक है, और इसका जिक्र जो है प्रधानमंत्री भी अपने मन की बात में कर चुके हैं, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। विश्व में सबसे पहला गणतंत्र जो है वज्जी संघ है। उसके बाद अगर मगध की बात करें, ठीक है, तो मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। इसका हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि क्यों सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ है ये। इसकी राजधानी जो की बात करें तो शुरुआती दौर में इसकी राजधानी राजगिरी थी, जिसे गिरी वज्र भी कहा गया है, और बाद में जो है इसकी राजधानी पटना हो गई है, ठीक है, पाटलिपुत्र। मगध और अंग महाजनपद का वर्णन है सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अच्छा, बिहार क्षेत्र का सबसे पहला जिक्र कहाँ मिलता है, अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में, कौन सा बुक था वो, सतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। और मगध और अंग क्षेत्र का जानकारी जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। इसका ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद रखिएगा। अंग महाजनपद की बात करें तो इसका क्षेत्र विस्तार जो है भागलपुर, मुंगेर और बांका का क्षेत्र है, ठीक है, और इसकी राजधानी जो है चंपा है, ठीक है। अंग के अंतिम शासक जो थे ब्रह्मदत्त, इसको बिंबिसार जो है, जो हर्यक वंश का शासक था, वो इसको हरा देता है और अंग को अंतिम रूप से मगध में मिला लेता है। इसके बाद अंग महाजनपद जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा जो 3 महाजनपद है उससे जुड़ा हुआ कुछ इतिहास रहा है। अब मगध के उत्कर्ष और उसके राजवंश यहाँ देखते हैं, ठीक है। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ जो है, हम लोग जब महाभारत के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसमें एक जरासंध नाम का एक राजा मिलता है, ठीक है, जिसको भीम के द्वारा द्वंद्व युद्ध में हराने का जिक्र मिला है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ जाते हैं राजगीर के आसपास तो वहाँ आपको अभी भी जरासंध का अखाड़ा देखने के लिए मिलेगा, है ना। उसको अभी अलग से सरकार के द्वारा ना उस क्षेत्र को संरक्षण किया गया, टूरिस्ट प्लेस की तरह उसको डेवलप किया जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो उसके पिता थे बृहद्रथ, उनके द्वारा जो है मगध महाजनपद की स्थापना का जिक्र मिलता है। और वैसे जो है ये बृहद्रथ जो थे और ये जो जरासंध है, इसकी मान्यता है ना, चूंकि ये महाभारत में मिला है तो इसका कोई साक्ष्य अच्छे से मिला नहीं है, ठीक है, तो इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर पहला वंश का नाम पूछा जाए, मगध का पहला वंश कौन था, तो आप अभी भी इसका हर्यक नाम ही देंगे, ठीक है। ये बृहद्रथ जो है ना, चूंकि महाभारत में दिया हुआ इसलिए बुक में मिलता है। इम्तियाज अहमद की बुक में जब आप देखिएगा तो वहाँ डायरेक्ट वो लिख दिए हैं कि पहला वंश जो है हर्यक वंश है। जितना भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, उसमें सबसे बेस्ट बुक जो है ना वो आप इम्तियाज अहमद का मान सकते हैं, क्योंकि बाकी जितना भी पब्लिकेशन बुक छापा है तो वो क्या हुआ है ना कि अलग अलग जगह से सोर्सेज को संकलित करके उसमें अपने बुक में भरा है। लेकिन इम्तियाज अहमद जो है वो इतिहासकार हैं, उनका अपना रिसर्च है, ठीक है, तो इस कारण से जो है उनकी बुक से रिलेटेड कोई फैक्ट है ना, उसकी मान्यता बीपीएससी भी देता है, ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जरासंध को भीम के द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया गया, इसका जिक्र जो है मिलता है, अभी हम लोग इसका बात किए थे। मगध की राजधानी राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये सब देखे हैं। उसके बाद बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो है वो रिपुंजय है, ये भी महाभारत में इसका जिक्र मिलता है। अब यहाँ से हमारा इतिहास जो है यहाँ से शुरू होता है और सबसे ज्यादा प्रश्न जो है इधर से ही देखने के लिए मिलते हैं बीपीएससी में, ठीक है। सबसे पहला वंश का नाम है हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश के 3 शासकों का हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। पहले शासक हैं बिंबिसार, दूसरा शासक है अजातशत्रु और तीसरा शासक है उदयन, ठीक है। पहला हम लोग बिंबिसार को देखते हैं। तो बिंबिसार जो है वो गद्दी पर 544 में बैठता है, ठीक है, और इसको मगध का वास्तविक संस्थापक माना गया है। इसका जो है
तीन इस विवाह की नीति का ये पालन करता है, मतलब अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध तो लड़ता ही है, साथ में इसको धीरे धीरे ऐसा फील होता है कि विवाह के जरिए भी जो है मित्रवत संबंध बनाया जा सकता है। तो विवाह की नीति का जो है अनुसरण करता है और 3 विवाह करता है। पहला जो विवाह है वो कौशल देवी से करता है, ठीक है। उसका दूसरा विवाह जो है उसको चेल्हन्ना जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, सॉरी पुत्री थी, उससे करता है। और तीसरा जो है खेमा से करता है, जो पंजाब का जो मध्य एक क्षेत्र है, महाजनपद है, उसकी राजकुमारी हुआ करती थी। ये 3 जो है आप लोग याद रखिएगा विवाह इसका। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए जब ये कौशल देवी से शादी करता है तो इसको दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद लिच्छवी से जब ये विवाह कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि मगध का जो नियरेस्ट जो अलग महाजनपद है, वैशाली या लिच्छवी, उसके साथ इसका मित्रवत संबंध बन जाता है, जिसके कारण वो आसपास से सुरक्षित हो जा रहा है। और तीसरा जो है वो पंजाब के जो राजा थे उनकी पुत्री से शादी करता है। ये 3 विवाह जो है काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसके अलावा बिंबिसार के साथ ये जुड़ा हुआ है कि वो अवंती का जो शासक था उससे भी मित्रवत संबंध बनाने के लिए क्या करता है कि वहां का जो राजा थे चंद्रप्रदोत, उसके यहाँ जो है वो अपना राजवैद्य जीवक को भेजता है, क्योंकि वो कहीं बीमार रहे होंगे, तो इसके लिए वो जो जीवक अपना वैद्य को भेजता है ताकि जो मित्रवत संबंध है वो बेहतर हो सके। उसके बाद बिंबिसार की जो हत्या है उसका पुत्र कर देता है, ठीक है। और वो साल है 492 में, तो ईयर वगैरह मत याद रखिए, बस इतना ही ध्यान रखिए कि इसके पुत्र को पुत्र जो है अजात शत्रु वही बिंबिसार को मार देता है, ठीक है। इस वंश को जो है हर्यक वंश को ना पितृहंता वंश भी कहते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिए किस वंश को पितृहंता कहते हैं, तो ये हर्यक वंश है, ठीक है। तो उसके बाद अजात शत्रु जो है वो राजा बनता है। अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक है और इसका वास्तविक नाम कुनिक है। इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज ये हुआ कि ये क्या होता है, बिंबिसार का शादी जो कौशल देवी से हुआ था, तो जब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जो कौशल के जो राजा थे वो काशी का क्षेत्र वापस उनसे ले लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि फिर अजातशत्रु का कौशल के साथ यानी काशी के क्षेत्र को लेकर युद्ध होता है, ठीक है। तो ये युद्ध याद रखिएगा। और काशी के जो राजा थे उस समय प्रसेनजीत थे, तो उनको वह पराजित करता है, लेकिन बाद में क्या होता है प्रसेनजीत जो है वो अजातशत्रु का विवाह अपनी पुत्री के साथ कर देता है, तो जिसके बाद उन दोनों का फिर से एक मित्रवत संबंध बन जाता है, ठीक है। प्रसेनजीत की पुत्री का नाम वजीरा था, ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद अजातशत्रु जो है वज्जी संघ और मल्ल दोनों को पराजित करता है। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है अजातशत्रु के बारे में। एक आप लोग नृत्यांगना है, उनका नाम सुने होंगे, अम्रपाली। अम्रपाली का नाम सुने आप लोग? बौद्ध धर्म की भिक्षुक भी रही हैं वो, ठीक है। तो उनके ऊपर जो है ना यहाँ मूवी भी बना हुआ है, आप लोग अगर इंटरेस्ट हो तो देखिएगा। तो उसमें दिखाया गया है कि अजातशत्रु जो है वो किस तरीके से षड्यंत्र करके वज्जियों पे आक्रमण करता है, ठीक है। उसका एक मंत्री था, उसकी सहायता से तो क्या करता है कि अपने मंत्री को वहां भेज कर जो है उनके 8 जो अलग अलग संघ हैं उसमें फूट दिलाता है, और फिर जब वो कमजोर पड़ जाते हैं तो फिर ये आक्रमण करता है और उसको जीत लेता है। इसी पे वो मूवी भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु जो है वो वज्जी संघ और मल्लों के साथ उसका युद्ध है उसमें उनको पराजित करता है। शुरुआत में जो है अजातशत्रु वो जैन धर्म को मानता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो जाता है। और इसी के कारण क्या होता है कि इसके समय में 883 ईस्वी में जो है प्रथम बौद्ध संगति होती है, ठीक है। 883 में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु भी होती है, तो उनका जिस वर्ष महापरिनिर्वाण होता है, डेथ होता है, उसी साल जो है राजगिरी के सतकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति होती है, ठीक है। उसके बाद सिंघल अनुसूची के अनुसार उद्यन जो है, उद्यन यानी तीसरा राजा जो हर्यक वंश का, वो अपने पिता अजातशत्रु को मार देता है और फिर वो राजा बनता है। उद्यन के साथ बस एक चीज याद रखिएगा कि उद्यन जो है अपनी राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र शहर लाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में पहला शासक कौन था जो बनाया था, तो नाम याद रखिएगा उद्यन का। इसमें एक चीज और कंफ्यूजिंग ये होता है कि पाटलिपुत्र नामक नगर कौन बसाया था, ठीक है। तो नगर की अगर बात कीजिएगा तो नगर बसाने में अजातशत्रु का नाम आता है, ठीक है। यही क्या करता है, पाटलिपुत्र नाम का जो है एक सैनिक छावनी के रूप में बसाता है कि जब ये वज्जी संघ पे जब आक्रमण करने वाला था तो इसको जो है पाटलिपुत्र शहर बसाना इसकी अनिवार्यता थी, है ना। वो चाहता था कि नदी के जस्ट किनारे किनारे एक छावनी बनाया जाए ताकि वहां से आसानी से सैनिक का आवागमन हो सके और वो वज्जियों पर आक्रमण कर सके। तो इसलिए पाटलिपुत्र नामक शहर जो है वो अजातशत्रु बसाता है।
लेकिन उसको राजधानी के रूप में जो है वो उज्जैन वहां पे शिफ्ट करता है। ठीक है, और पाटलिपुत्र आप लोग जानते हैं कि गंगा, सोन और गंडक इन तीनों के मुहाने पे है। उसके बाद उद्यान जो था उसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। इस सबको बिल्कुल मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नागदशक जो है उसको हरा कर जो है फिर शिशुनाग जो थे वो राजा बनते हैं। ठीक है, और शिशुनाग क्या क्या करता है तो ये देखिए, सबसे पहले शिशुनाग अपनी राजधानी को वैशाली शिफ्ट करता है। मतलब शुरुआत में राजधानी पहले राजगृह थी, फिर वहां से पाटलिपुत्र गई और पाटलिपुत्र से फिर राजधानी वैशाली की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। शिशुनाग जो है अपनी राजधानी को वैशाली ले जाता है और शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। तो अवंती जो है वो नीचे के मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, तो उसको जो है ये शिशुनाग बिहार में सॉरी मगध में मिला लेता है। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। तो वत्स और कौशाम्बी जो है ये भी उत्तर प्रदेश का महाजनपद हुआ करता था, इसको भी धीरे धीरे ये शिशुनाग जो है वो मगध जनपद में मिला लेता है। उसके बाद शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत काल अशोक जो है, काला अशोक जिसको कहते हैं, ये राजा बनता है। और ये राजा बनने के बाद सबसे पहले क्या करता है तो वहीं पर वैशाली में ही राजा बन रहा है और वहीं पर जो है ये दूसरा बौद्ध संगति करा देता है। ठीक है, तो दूसरी बौद्ध संगति जो है ये वैशाली में हुई है और काल अशोक के कालखंड में। इसके बाद क्या होता है कि ये अपनी राजधानी को वैशाली से फिर शिफ्ट करके पाटलिपुत्र लेके आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसका भी डायनेस्टी खत्म हो जाता है। इसका अंतिम जो शासक है वो नंदीवर्धन है, ये याद रखिएगा। तो अभी पहली बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से। सबसे पहले जो है आप लोग माइक ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़े थे, उसके 3 कौन कौन से शासक थे बताइए आप। हर्यक वंश के 3 शासक कौन कौन से थे? अजातशत्रु एंड उदयन। ठीक है, बिंबिसार के साथ हम लोग ये पढ़े थे कि वो 3 शादी करता है। ठीक है, वो कौन कौन सा था? एक तो वो कौशल देवी के साथ करता है। ठीक है, फिर एक वज्जी संघ की जो राजकुमारी थी उसके साथ करता है, और एक पंजाब में मद्र की राजकुमारी थी क्षेमा, उससे करता है। ये 3 शादी के बारे में हम लोग पढ़े थे। कौशल के साथ जब इसका विवाह हुआ तो इससे इसको काशी मिला है ना, ये पढ़े थे। और काशी में एक समस्या ये हो गई थी कि जब बिंबिसार का डेथ होता है तो काशी इसके हाथ से निकल जाता है, तो अजात शत्रु जो है वो वापस काशी पे आक्रमण करके इसको जीत लेता है। ठीक है, और इसके अलावा प्रसेनजीत की पुत्री के साथ इसका विवाह भी होता है अजात शत्रु का। ठीक है, पहला बौद्ध संगति किसके कालखंड में हुआ है ये बताइए आप लोग। अजातशत्रु। और जगह कहाँ पे हुआ है ये? राजगीर। राजगीर। ठीक है, साल बताइए। 383 BC। 483। 483। बिल्कुल उसी वर्ष जो है महात्मा बुद्ध का भी महापरिनिर्वाण होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज और है कि ये बिंबिसार जो है वो अपने जो दूत वो था, चिकित्सक था, राजवैद्य जीवक, उसको भी भेजता है। ठीक है, तो ये 2 चीज याद रखिएगा। ठीक है, उद्यन के बारे में एक फैक्ट ये पढ़े थे कि उद्यन जो है अपनी राजधानी को राजगिरी से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र लाता है। ठीक है, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन किए थे? अजातशत्रु ने किया था जी, ये सैनिक छावनी के रूप में इसका डेवलपमेंट हुआ था और उद्यन जो है इसको पूर्णकालिक राजधानी बनाता है। ये हमारा हर्यक वंश हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में 2 राजाओं के बारे में पढ़े, एक तो पहला था शिशुनाग और दूसरा था काल अशोक। ठीक है, शिशुनाग के साथ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये 2-3 युद्ध लड़ा है और मगध का जो साम्राज्य है उसको फैला रहा है। दूसरा चीज है कि ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से ले जाकर फिर वैशाली शिफ्ट कर दे रहा है। ये 2 चीज आप शिशुनाग के साथ याद रखिए। और काल अशोक के साथ एक फैक्ट ये है कि इसके समय में दूसरा बौद्ध संगति होता है। साल कौन सा है ये? 383। बिल्कुल, गौर कीजिएगा, पहला बौद्ध संगति 483 में हुआ, उसके ठीक 100 साल बाद जो है दूसरा बौद्ध संगति हो रहा है। ठीक है, तो काल अशोक के समय में होता है और ये होता है वैशाली में। ठीक है, और फिर जब बौद्ध संगति खत्म होती है तो फिर वैशाली से जो है काल अशोक इसकी राजधानी शिफ्ट करके पाटलिपुत्र लेके चला जाता है। ये यहाँ तक देखे थे। इसके बाद हम लोग नंद वंश के बारे में देखते हैं। नंद वंश के बारे में अगर बात करेगा तो इसका पहला राजा जो था वो महापद्म नंद था। महापद्म नंद जो है वो शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना करता है। और
ये जो है एक राट या एक छत्र इसका उपाधि धारण करता है। ठीक है, पाली ग्रंथों में महापद नंद को जो है उग्रसेन भी कहा गया है। तो ये सब याद रखिएगा, इसकी उपाधियां, एक राट, एक छत्र और उग्रसेन, ये सारी उपाधियां जो है ये सब महापद नंद की है। पुराणों में उसे जो है मतलब महापद नंद को परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया गया है। ठीक है, ये सारी फैक्ट है, इससे एक क्वेश्चन बनता अरे है हर एक। जी क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मण थे हाँ नंद। हाँ बिल्कुल। नहीं ब्राह्मण नहीं था ये, गलत कह रहे हैं अच्छा आप। जी ठीक है, पूछ रहा था। ओके। महापद नंद ने ये भी बहुत सारा युद्ध लड़ा है और बहुत सारा क्षेत्र जीता है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, महापद पंजाल को जीतता है, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिल यानी मिथिला, इन सब को जीत कर जो है मगध में मिलाता है। और कहते हैं कि मगध का सर्वाधिक विस्तार जो है वो महापद्म नंद के काल में हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत सारा क्षेत्र जीत कर ये मगध में मिला देता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पाणिनि जो थे, पाणिनि के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, यानी संस्कृत के ऊपर जो है व्याकरण का एक बुक लिखे थे पाणिनि, वो महापद्म नंद के समकालीन थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद क्या होता है, महापद्म नंद का या नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो महापद्म नंद का पुत्र जो है घनानंद वो बनता है। और ये जो है मतलब कमजोर शासक था, क्रूर था, ये अपने जो यहाँ के क्षेत्र के जो निवासी थे उन पे बहुत क्रूरता करता था। तो घनानंद जो है, इससे याद रखिएगा कि वो ठीक था नहीं। और इसके समय में यूनानी शासक सिकंदर का भारत पे आक्रमण होता है। लेकिन आप गौर कीजिए कि जो महापद नंद है वो इतना सारा युद्ध लड़ा है, यानी इसकी सेना काफी मजबूत रही होगी। तो जी महापद नंद के बाद जब ये घनानंद है, इसके समय में भी सेना बहुत मजबूत रही होगी। तो इसी के कारण क्या होता है कि यूनानी शासक जो है सिकंदर, वो भारत की तरफ नहीं आता है। वो नंद वंश की जो सैन्य जो व्यवस्था है उससे घबरा कर कह सकते हैं कि वो नदी नहीं पार करता है ना, व्यास नदी के पहले ही रुक जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। लेकिन इसके समय में ये क्या गलती क्या कर देता है कि घनानंद के जो वो है उसका जो फोर्ट है उसमें आते हैं चाणक्य, तो चाणक्य का अपमान कर देता है, जिसके कारण चाणक्य जो है वो उधर पाकिस्तान में का जो क्षेत्र है, तक्षशिला, वहां पे अच्छा हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य के को वहां चंद्रगुप्त से मौर्य से मिल जाता है। मिल जाता है, उसको ट्रेंड करके लाता है और यहाँ से जो है घनानंद को समाप्त कर देता है। इसको खत्म करने के बाद जो है ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, कल हम लोग फिर डिटेल में मौर्य वंश के बाद देखेंगे, मौर्य वंश से जुड़ा हुआ जो भी अलग अलग उसके राजाओं के बारे में देखेंगे, फिर साहित्य को देखेंगे, कला देखेंगे। ठीक है, तो आज जो है यहीं तक रहने देते हैं। एक बार जो है इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो दिमाग में फाइनल चला जाए। ठीक है, तो महाजनपद के बारे में देखे थे, आप लोग आंसर करते जाइएगा। कितने महाजनपदों का जिक्र मिलता है, 16। कौन कौन से बुक में मिलता 16। है, नाम बताइए। इसमें 2 बुक है। अंगुतरनी का और मतलब एक है और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। भगवत ठीक है, उसके बाद भगवत तीन तीन महाजनपद जो है वो बिहार के क्षेत्र में है। ठीक है, उसमें से अंग है, मगध है और लिच्छवी है ना। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। चंपा। मगध की चंपा। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर। 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 राजगीर के बाद कहाँ शिफ्ट होता है उसकी राजधानी? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र। जी उसके देन वैशाली, देन पाटलिपुत्रा। ओके ठीक है। और लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वैशाली थी। वैशाली थी। लिच्छवी में जो थे 8 अलग अलग कबीले थे, उनसे मिलकर बना था, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, मगध साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो महाभारत में जरासंध यानी बृहद्रथ वंश की चर्चा मिलती है। लेकिन हमारा इतिहास जो है वो हर्यक वंश से शुरू होता है। उसके पहले शासक थे बिंबिसार। ठीक है, बिसार। बिल्कुल, ये बौद्ध के समकालीन थे। ठीक है, और ये राज सिंहासन पे 15 वर्ष की आयु में बैठते हैं। ये एक बौद्ध साहित्य में इसका जिक्र मिलता है कि वो कितने वर्ष में राजा बने थे, तो 15 वर्ष में राजा बने थे। ठीक है, उसके बाद इसका विवाह 3 विवाह होता है, कौशल देवी, फिर कौशल चेलन्ना देवी, बानास और उसके और बाद मद्र मद्र की राजकुमारी के साथ, क्षेमा के साथ होता है। ठीक है, पंजाब। बिल्कुल। उसके बाद इसका जो ये एक और काम क्या करता है, अपने जो राज्य वैद्य थे जीवक, उसको उज्जैन भेजता है चंद्रप्रदोत के पास। ठीक है, और इसका पुत्र जो है वो अजात शत्रु, वो इसको मार के स्वयं राजा बन जाता है। ठीक,
उसके बाद अंग अंग जो है उसको भी ये अंतिम रूप से हरा कर मगध में मिला मिला। लेता है। तो बिंबिसार ही ये भी काम कर रहा है, ये याद रखिएगा। अजात शत्रु के समय में क्या क्या हो रहा है, तो ये काशी को जीतने के लिए कौशल पे अटैक करता है और उसको जीत लेता प्रचंड। है। इसके साथ साथ इसका विवाह भी हो जाता है कौशल की राजकुमारी के साथ, ठीक है, वजीरा जिसका नाम था। और इसके साथ इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके समय में, अजातशत्रु के समय में पहला बौद्ध संगति होता है, ठीक है, 483 ईस्वी में। तिरासी। ये पाटलिग्राम का निर्माण करता है, यानी पाटलिपुत्र में एक सैन्य छावनी का निर्माण करता है, ठीक है। जी। और अपने मंत्री वस्कर की सहायता से वजी संघ में फूट डालकर उसको अटैक करता है, उसको हराता है। उसके बाद क्या हो रहा है कि उसका पुत्र जो है उदयन, वो राजा बन रहा है, और ये उसकी अपनी राजधानी जो है वो शिफ्ट कर देता है राजगीर से पाटलिपुत्र। फिर शिशुनाग राजा बनता है, नागवंश की स्थापना करता है। ये अपनी राजधानी वैशाली लेके जाता है, और ये अपने क्षेत्र का विस्तार करता है, अवंती को, कोसल को और वत्स, इन सब क्षेत्रों को जीत कर। इसका उत्तराधिकारी जो है कालाशोक बनता है, इसका पुत्र था, ठीक है। सेकंड होता है। इसके समय में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, और साल था 383 बीसी, 80। ठीक है। फिर उसके बाद इसका अगला राजा जो है महापद्म नंद बना है, ये नंद वंश की स्थापना करता है। ये निम्न कुल का था, आप इसका ब्राह्मण बता रहे थे, लेकिन ये निम्न कुल का था, ठीक है। ब्राह्मण जो वंश है वो मौर्य के बाद शुरू होता है, क्योंकि क्या होता है, मौर्य वंश के समय में बौद्ध धर्म का उत्कर्ष बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो ब्राह्मणवादी लोग थे उस समय के, तो उनको जी। लगता है कि बौद्ध धर्म का अगर अत्यधिक विस्तार होता है तो उसे जो है ब्राह्मण है या जो वैदिक सभ्यता है या वैदिक जो संस्कृति रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस कारण से वो क्या करते हैं कि बौद्ध धर्म को बहुत क्षति भी पहुंचाते हैं, है ना। और वहां से जी। ब्राह्मण वंश का पुनर्स्थापना भी होता है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, कल देखेंगे उसको। फिर सुंग में महापद्म, होता मुझे लगता है, जी, सुंग दृष्टि में। शुंग, शुंग है, और फिर कण्व भी है, वो सब ब्राह्मण धर्म के ही थे। उसके बाद देखिए महापद्मनंद जो है वो एकराट की उपाधि धारण करता है, और ये सर्वाधिक विस्तार करता है अपनी राजधानी का। सर्वाधिक विस्तार मतलब ये समझिए कि इसका जो है कश्मीर से लेकर नीचे कर्नाटक तक, है ना, और इधर अंग से लेकर और उधर पंजाब तक, इतने बड़े क्षेत्र में महापद्मनंद का जो था शासन था। इसका जो अंतिम शासक था घनानंद, ठीक है। और उसके समय में सिकंदर का आक्रमण होता है 320 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 326 जी। तो इतना हम लोग जो है आज देखें हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौर्य वंश के बारे में देखेंगे, ठीक है। कोई सवाल है सर, आप लोगों को अगर इससे जुड़ा हुआ तो आप बता सकते हैं। सर एक बार वो मगध कितना इम्पोर्टेंट क्यों था, एक बार रिवाइज करा दीजिएगा सर, कौन कौन फैक्टर था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मगध को ना, जब आप उनका बुक देखेंगे इम्तियाज अहमद वाली, तो उसमें जो है वो पूरा अच्छे से जिक्र किए हैं 2-3 पेज में, ठीक है। आप समझिए कि क्या है, अगर पहले आप इतिहास में जो है ना ज्योग्राफी के कारण ही सब कुछ, मैप बना लेते हैं, 1 मिनट है। चलिए, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना यही मगध का क्षेत्र है, ठीक है। ये आप गौर कीजिए। आप अभी वर्तमान समय में भी ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि इस क्षेत्र में नदियों का जाल बिछा हुआ है, हम लोग भूगोल में पढ़े थे। उसके बाद गंगा नदी भी और यमुना जो है ये सब भी इसी क्षेत्र से होके बहती है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज गौर कीजिएगा कि जो झारखंड का क्षेत्र है छोटा नागपुर का, वो भी यहीं बिहार में, दक्षिणी बिहार में उस समय सम्मिलित था, ठीक है। तो और जो पहाड़ी क्षेत्र है छोटा नागपुर का, वहां पे क्या है कि आपको जंगल वगैरह भी देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कई कारणों से जो है मगध का उत्कर्ष हुआ। पहला कारण ये था कि ये क्षेत्र नदी के आसपास था, ठीक है। आप गौर कीजिएगा कि कोई भी जो क्षेत्र है उसका विकास जो है अर्थव्यवस्था के कारण नहीं हो पाता है। अर्थव्यवस्था मतलब जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? जी, है ना। तो सर इकोनॉमिक्स में जब आप लोग देखिएगा तो कोई भी चीज होता है उसका जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो वहां एक सभ्यता का, कल्चर का निर्माण होता है, ठीक है। आप सोचिए कि यहाँ के जो लोग रहे होंगे, है ना, मगध क्षेत्र के, अगर उनके पास खाने के लिए ही अगर सामान नहीं होता तो उनका प्रारंभिक और सबसे मेन काम क्या होता? कृषि, एग्रीकल्चर होता, खाद्य उत्पादन होता। लेकिन क्योंकि ये क्षेत्र क्या था, इतना ज्यादा उर्वरक था, यानी यहाँ पे छोटे क्षेत्र में इतना ज्यादा अनाज का उत्पादन होता था कि वो पूरे राज्य के लिए जो है ना, मतलब इनफ हो जाता था ना, लोग इसको आसानी से कंज्यूम कर पाते थे। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो यहाँ के लोग जो था वो कृषि छोड़ के अन्य चीजों में भी
सम्मिलित हुए। तो उसमें वो क्या हुआ, सेना में सम्मिलित हुए कुछ लोग, जो वो बनाते होंगे, अलग अलग प्रकार का अस्त्र शस्त्र बनाते होंगे ना। दो शस्त्र का नाम भी मिलता है ना, आप लोग सुने होंगे नाम, अभी हम बताते हैं आपको उसका। ठीक है, रथमूलस है, फिर एक और है, कोई कंटक करके है, अभी एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। तो आप गौर कीजिए कि क्या हो रहा है कि इस क्षेत्र के लोग जो है वो एग्रीकल्चर से निकल के और अलग अलग चीजों में जुड़ रहे हैं। उसके कारण इसका इकोनॉमी जो है वो डेवलप हुआ। पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज है कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पे मगधों की राजधानी थी, राजगीर में, वो पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो पहाड़ी से घिरे होने के कारण इसके जो राजा थे उनको किसी अलग अन्य किसी राज्य के हमले का डर नहीं था। दूसरा कारण ये था, यानी खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। ठीक है। तीसरा है कि ये जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो पहाड़ी है, वहां से जो जंगल था उससे उनको हाथी मिल जाता था। हाथी जो था वो युद्ध लड़ने में काम आता था, तो वो अपनी हाथियों को लेकर, यहाँ के जानवरों को लेकर अलग अलग दूर दूर तक युद्ध लड़ पाते थे, है ना, और खुद शक्तिशाली हो पाते थे उसके कारण। ठीक है। और उसके बाद एक कारण ये भी था कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो है कोयला या फिर जो लोहा है, लोहा की उपलब्धता हुई। दूसरे दूसरे प्रकार के, जी हाँ, नाम बता रही हैं, रथमूलस और महाशिला कंटक, बिल्कुल, है ना। तो क्या होता है कि ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में उनको लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, अलग अलग धातु मिलता है। तो इन धातुओं के कारण क्या हुआ कि बाकी अन्य जनपदों की अपेक्षा में ये पहले ही अपने आप को बदल पाते हैं ना। ये पत्थर से यानी प्रस्तर से जल्दी ही शिफ्ट होके लोहा और तांबा पे चले जाते हैं। उसके कारण वो नए नए प्रकार के जो अस्त्र हैं उसको डिजाइन कर पाते हैं, बना पाते हैं। तो ये दो चार कारण ऐसा था जिसके कारण ये मगध का उत्कर्ष हुआ। और इन सब से बढ़ के यहाँ के जो राजा थे वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। जैसे अभी आप नाम सुने होंगे महापद्म नंद का। ठीक है। तो वो आप देखिए थे कि कितना मतलब दूर दूर तक जाके वो युद्ध लड़ा है ना। अंग को हरा दिया है, उधर अ, वत्स को, कौशाम्बी को हरा देता है, अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए कर्नाटक तक चला गया है, पंजाब तक चला गया है। तो सोचिए कि यहाँ के जो राजा थे, अगर उनको ही महत्वाकांक्षा नहीं होती अपने क्षेत्र के विस्तार की, तो वो बिहार के क्षेत्र में ही रह जाते, है ना। लेकिन चूंकि वो महत्वाकांक्षी थे, दूर दूर तक युद्ध लड़े हैं, इस कारण जो है मगध का उत्कर्ष इतना बेहतर तरीके से हो पाया है। ठीक है। क्या और कोई प्रश्न है आप लोगों का? सर 16 महाजनपद में जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बता रहे थे ना, वो एक बार बताइए। हाँ ठीक है। देखिए उसमें क्या है कि ऊपर में ना एक कश्मीर है, इधर अंग है, इधर तक्षशिला में एक महाजनपद है, और एक नीचे है अवंती का। ठीक है। ऊपर वाला जो है कश्मीर में, उसका नाम शायद मांड था। ठीक है। जी उसके बाद मान बिल्कुल, और जो सबसे ईस्टर्न साइड में है इसका अंग, ये तो आप जानते ही होंगे, भागलपुर के क्षेत्र में है। जो दक्षिण में है अवंती है, अशमक जिसको कहते हैं, अशमक। ठीक है। जी और सबसे पूरब में जो है वो पाकिस्तान में था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। उसका शायद नाम, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ पा रहा है उसका। ठीक है। मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, भारत में अगर आप बात करेंगे कि भारत में सबसे पश्चिमी छोर पे कौन सा था, तो वो था विराट। आप लोग विराट का नाम सुने होंगे, जो राजस्थान में था। उसकी राजधानी विराट नगर थी, जो वर्तमान जयपुर के आसपास है। पश्चिम में था ना, गंधारा था। हाँ, गंधार, गंधार, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। जी सर। जी, और कोई प्रश्न है आपका? तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे आप लोग की, आज रहने दें? देख लेते हैं सर, पूछे थे।